हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 16 फरवरी को 100% एग्जाम में आएगा। मेरे चैनल पे जितने बच्चे जुड़े हैं वो तो आंख बंद करके भरोसा ये करें कि वो बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट में लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को, बस रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए। ये जो आप टारगेट देख रहे हो ना 100 में 95 नंबर का, ऐसे ही थोड़ी मैं लिखा हूँ, उस ढंग से मैं तैयारी प्रॉपरली करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बस आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए, फिर देखिए ये आप लोगों का अचीवमेंट मैं कैसे पूरा कराता हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नया है तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद फिर आप लोग बस पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी ग्रामर के हो चाहे आप लोगों के हिंदी के नॉर्मल प्रश्न जो बनते हैं उसके बात कर रहा हूँ। ठीक है, सभी मिक्स करके मैं लेकर आया हूँ और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा और एक चीज और, मुझसे पहले ही आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है, क्योंकि इन प्रश्नों को मैं बहुत बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे से पहले ही आप लोगों को कमेंट में आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। मुझसे पहले ही आना चाहिए हर एक बच्चे का। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। ठीक है, ये कृति का नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। तो वो कृति किसकी है बताना आप लोगों को। राहुल संकृत्यान की है कि जयशंकर प्रसाद जी की, कि जैनेन्द्र की है कि अज्ञेय की है, बताइए। मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है वो किसकी है? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट, मुझसे पहले ही कमेंट करके आप लोग बताओ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति जो है वो है आप लोगों का ऑप्शन है, राहुल संकृत्यान की है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी पहले ही ऑप्शन दिया होगा। अगर जितने बच्चों ने ए दिया होगा तो समझ लीजिए कि उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति राहुल संकृत्यान की, अभी याद कर लो क्योंकि समय बहुत कम है। 16 फरवरी आने में बीतेगा नहीं टाइम। ठीक है, देखो क्या लिखूं, कितना प्यारा प्रश्न है। क्या लिखूं, किस विधा की रचना है, आप लोगों को बताना है। क्या लिखूं, किस विधा की रचना है? निबंध, कि नाटक, कि उपन्यास, की कहानी, बताइए। मेरे से पहले ही कमेंट करके आप लोगों को बताइए क्या लिखूं, किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, निबंध विधा की रचना है यह। ठीक है, इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आप लोग मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, जब 16 फरवरी आएगा तो आप लोग खुद ही जाके एग्जाम में देकर आओगे तो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ जितना हमने पढ़ाया था उतना फंसा है कि नहीं। ठीक है, चलो फिलहाल आप लोगों को भरोसा करना है, भरोसा आप लोग कीजिए। तीसरा प्रश्न देखो क्या है कि गुनाहों के देवता, देखो गुनाहों के देवता उपन्यास के जो लेखक हैं कौन है? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि इलाचंद्र जोशी हैं, बताइए। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये तो प्रश्न बहुत बार करा चुका हूं ना। तो गुनाहों के देवता जो है उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिनको नहीं, अगर गलत आंसर जो लोग बता रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप समय नहीं है, आप बिल्कुल इन प्रश्नों को याद कर लो। ठीक है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। चलो चौथा प्रश्न देखो क्या है। चिंतामणि, देखो क्या है, चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि यशपाल जी का है कि जैनेन्द्र जी का है, बताइए। चिंतामणि निबंध संग्रह, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो हजारों बार करा चुका हूँ और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी इन क्वेश्चनों को मैं देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो सिंपल जवाब दोगे, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए तो चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे प्यारों बच्चों, अगर पांचवा प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखो ये है गबन। गबन उपन्यास किसका है? प्रसाद जी का है कि निराला जी का है कि प्रेमचंद्र जी का है कि अज्ञेय का, बताइए। गबन उपन्यास किसका है आप लोगों को बताना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर पांचवा। तो देखो गबन जो है वो किनका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर। कि आकाशदीप और ममता, आकाशदीप और ममता कृति है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, कि प्रेमचंद्र जी की, कि और आपका दिनकर जी की। ठीक है, बताइए आकाशदीप और ममता कृति किसकी है मेरे प्यारों? जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप और ममता कृति किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आगे अगर हम बात करें देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि कलम का सिपाही, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। कलम का सिपाही की रचना किसने की? वृंदालाल वर्मा जी, अमृत राय, प्रेमचंद्र की, इनमें से कोई नहीं, बताइए। मैं थोड़ा समय देता हूँ, हालांकि क्वेश्चन सिंपल है बता दोगे, लेकिन मैं समय देता हूँ। कलम का सिपाही किसकी रचना है, मतलब किसने की इसकी रचना? ठीक है, तो ऑप्शन बी पे क्लिक करोगे सभी बच्चे, अमृत राय। ठीक है,
चलिए, प्रश्न नंबर 7वां भी क्लियर हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो देखो प्रश्न नंबर 8वां। देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या है? मर्यादा और हंस पत्रिका के जो संपादक हैं कौन है? मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं कि धर्मवीर भारती हैं? बताइए। मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन बी पे ही क्लिक करोगे, मुझे मालूम है। किन पे? मुंशी प्रेमचंद्र जी पे। मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 देखो। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मयुग के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा जी, प्रेमचंद्र जी की धर्मवीर भारती जी की महादेवी वर्मा? बताइए, धर्मयुग के संपादक कौन थे? बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे प्यारों जो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करोगे तुरंत, धर्मवीर भारती पे। किन पे? धर्मवीर भारती। ठीक है, क्योंकि धर्मयुग धर्मवीर इस तरह भी ट्रिक बना के याद कर लोगे, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। देखो प्रश्न नंबर 10वां अगर हम बात करें तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। मतलब 4 ऑप्शन दिया हूं, आपको बताना है कि छायावादी युग के इसमें से लेखक कौन है? यशपाल जी हैं कि वृंदावन लाल वर्मा जी हैं कि राम कुमार वर्मा जी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? बताइए, छायावादी युग के प्रमुख लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन? राम कुमार वर्मा जी। ये जो है छायावादी युग के लेखक हैं। आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 11 भी दिख ही रहा है आप लोगों को कि गुलाब राय, देखो कितना प्यारा प्रश्न है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह है कि मन की बातें कि मेरी असफलताएं कि नई पौध? बताइए, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी? मेरे प्यारों जो बहुत प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर स्लिप सी पे क्लिक करोगे, मुझे मालूम है कि मेरी असफलताएं, बहुत पॉपुलर इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, भूलना मत। आगे अगर हम बात करें देखो, अजात शत्रु। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? बताओ, संस्मरण विधा की कि रेखा चित्र विधा की नाटक विधा की कहानी विधा की? बताओ, अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिंपल क्लिक करोगे ऑप्शन नंबर सी पे, नाटक विधा की रचना है अजात शत्रु। ठीक है, तो 12 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो देखो प्रश्न नंबर 13। ये प्रश्न बहुत सिंपल है कि तितली उपन्यास है किसका? तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का है कि प्रेमचंद्र जी का है कि आपके जैनेन्द्र की कि यशपाल की? बताइए। तो सिंपल जवाब दोगे तितली उपन्यास किनकी है? तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 भी हो गया। आगे अगर हम बढ़ेंगे देखो प्रश्न नंबर 14 की तरफ। क्या है प्रश्न नंबर 14 कि मेरी अपनी आत्मकथा, देखो क्या है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? आप लोगों को बताना है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा की कहानी? बताइए, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद होने चाहिए सारे प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न नंबर 14 भी हो गया। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं कौन? धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र की रामचंद्र शुक्ल? बताइए, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करोगे। ठीक है, भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति चैप्टर भी तो है, उसी के तो निबंध के लेखक पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सिंपल। चलो आगे बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 16, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की इनमें से कोई नहीं? बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? यह प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होंगे और प्रश्न नंबर 17 में देखो, अजंता, अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है? ठीक है,
अजंता चैप्टर भी है, तो उसको कौन लिखे हैं बताइए? भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं कि हरिभाऊ उपाध्याय जी की, जयप्रकाश भारती जी की, धर्मवीर भारती जी? जल्दी से आप लोग बताइए। अजंता चैप्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं तो वो है आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 18 देख लो, कितना प्यारा प्रश्न है। और ये तो एग्जाम में तबाही मचा देता है, प्रश्न हमेशा आता है कि ठूठा आम किसकी रचना है? बता दो, ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की है, कि रामधारी सिंह दिनकर जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है? बताओ, ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यारे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो सिंपल ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, भगवत शरण उपाध्याय पे। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी के। क्वेश्चन नंबर 18 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 की तरफ देख लो उसको। देख लो प्रश्न नंबर 19 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया ना, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी, धर्मवीर भारती जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, के प्रताप नारायण मिश्र जी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे, जयप्रकाश भारती जी है। कौन है? जयप्रकाश भारती जी। मुझसे पहले ही टाइप करके बता दो। ठीक है, बताओ अगला प्रश्न। बर्फ की गुड़िया, जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूं ना तो टाइप करके आप बता दो, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? बताइए, बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर दो, जयप्रकाश भारती जी हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कि नीड का निर्माण, देखो क्या है, नीड का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, नीड का निर्माण किसकी रचना है? आप लोगों को बताना है 21 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, हरिवंश राय बच्चन जी। नीड का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका क्या है, सही है। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना है? बताना है आप लोगों को, झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, नाटक, उपन्यास, कहानी, कि निबंध? झूठा सच किस विधा की रचना है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, प्रश्न बहुत प्यारा है। तो सिंपल उपन्यास विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लो 23 क्या है। 23 कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं, कि यशपाल हैं, कि प्रेमचंद्र हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? 23 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, भगवती चरण वर्मा जी हैं भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। ठीक है, तो ये आपका 23 था ना। आगे हम बढ़ेंगे और इसको मैं हटाता हूँ, 24 लाता हूँ। देखो 24 क्या है, कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। गुलाब राय हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, कि सरदार पूर्ण सिंह हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? तो सिंपल जवाब दोगे, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दोगे, गुलाब राय है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 25 देख लो, एकांकी सम्राट। देखो बहुत प्यारा प्रश्न है। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? राम कुमार वर्मा जी को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरिकृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को? बताओ, एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? 25 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सिंपल जवाब ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो, राम कुमार वर्मा जी, ये एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है, एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो रामकुमार वर्मा जी को, इतना याद रखना है। चलो आगे बात करेंगे 26 क्या है, उसने कहा था। देखो क्या है प्रश्न, उसने कहा था किस विधा की रचना है? बताओ, उपन्यास बताना ही तो पड़ेगा, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना? ये प्रश्न बता चुका हूं। उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करो ना, कहानी विधा की रचना है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे 27। देखो 27 क्या है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैनेन्द्र कुमार हैं, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि अमृतलाल सागर जी हैं? बताइए, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? 27 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, जैनेन्द्र कुमार हैं।
ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो 28, 28 क्या है? आधुनिक युग का मीरा है, आधुनिक युग का मीरा है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, किनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जवाब दे दो ऑप्शन नंबर ए पे, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो ये तो हिंदी के प्रश्न थे, 28 टोटल हमने हिंदी के प्रश्न कराया ना। अब मैं टोटल 30 प्रश्न व्याकरण के कराऊंगा, तब न जाके आप लोगों को संपूर्ण तैयारी हो पाएगी, अच्छे नंबर ला पाओगे। कि 5 और 10 क्वेश्चन से मैं आपको टॉपर बना दूंगा? कभी नहीं। जो आप लोगों को 5 और 10 क्वेश्चन बता रहा है और कह रहा है कि टॉपर बन जाओगे, तो वो आपकी भूल है, समझ लीजिए। टॉपर बनने का मतलब संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए। चलिए तो फटाफट लेट नहीं करेंगे, अब हम लोग व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, उसका भी आंसर मुझसे पहले ही आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है। हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आप लोगों को पंक्ति जो है वो आपको याद होना चाहिए, हरि मुख मनहु मयंक। ठीक है। तो कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारों जो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, और यह उदाहरण आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16, 13-13, 24-24 की 11-11? बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारों, जो दूसरे चरण में और एक आपके चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं, वो 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें और अगला प्रश्न देखें, तो देखो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्टार बना लो इस पर, और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मालूम है तो आप मुझसे ही पहले आंसर आप बता दीजिए, और मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ कि कौन सा अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार का उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, आपको याद होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव बताओ, हास होता है कि शोक होता है कि भय होता है कि रुद्र होता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आप दे पाओगे। हास्य रस का स्थायी भाव पूछ रहा है ना, तो देखो हास्य रस का सिंपल हास ही होगा। ठीक है। तो हास्य का क्या होता है? हास होता है स्थायी भाव। तो यह जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप मिस्टेक ना कीजिएगा, और यहाँ से एक नंबर आप सुरक्षित ले लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 5वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? देखो ये भी पंक्ति बहुत ज्यादा पॉपुलर पंक्ति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि आपका श्लेष अलंकार है? बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। अगर जितने बच्चों ने ये दिया होगा तो समझ लीजिए कि उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है। चलिए तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देख के उत्तर बताओ, कि कह रहा है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? अभी हमने हास्य रस का अस्थायी भाव हास देखा था, अब करुण रस आ गया। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक, रति, क्रोध कि भयानक? मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ क्या होगा राइट आंसर। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? ठीक है। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, शोक। ठीक है, दुख होता है। ठीक है। तो जितने बच्चों ने अगर ऑप्शन ए दी पे क्लिक किए होंगे तो उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है। अपना स्कोरिंग वो अपना काउंट करते रहिएगा, और लास्ट में हमको स्कोर आप जरूर शेयर कीजिएगा कितना आपने सही कर लिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे क्लियर हो गया ना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ, और प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है कि रोला में कितने चरण होते हैं? ठीक है। रोला सोरठा तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये आ गया है कि रोला पूछ रहा है, रोला में कितने चरण होता है आपको बताना है। ठीक है। 2 कि 4 होता है कि आपका 6 होता है कि 8 होता है? ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों में समय देता हूँ, अगर आपको मालूम है आंसर तो मुझसे पहले ही आप आंसर कमेंट में बता दो। ठीक है। देखो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। कितने चरण होते हैं? तो टोटल 4 चरण होते हैं। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है।
आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न बहुत काफी पॉपुलर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। कह रहा है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है, ये पूछ रहा है। देखो ये पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर उदाहरण है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और इसमें रस पूछ रहा है ना, बताओ हाथ से रस होगा कि करुण रस का उदाहरण है कि वीर रस का है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका उदाहरण है? करुण रस का। इसमें कौन सा रस है? तो करुण रस का। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं तो देख लो प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यार बच्चों यह है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोरठा के प्रथम चरण में और एक आपका तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11 कि 13 13 कि 16 16 कि 24 24? बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारों। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोरठा के प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया उनका बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 10वां की तरफ देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां ये है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। ठीक है, उपमा के कितने अंग होते हैं बताओ, 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं? ये प्रश्न बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। उपमा के कितने अंग होते हैं यह बताना है। तो मेरे प्यारो जो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना है, कितने? 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न नंबर 11 देखो क्या है कि रोला में, देखो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13 कि 13 और 11 कि 12 और 10 की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? मेरे प्यारे बच्चों, एक तो 11 पे होती है, इसके बाद दूसरा का 13 पे होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 12 क्या है। कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रस, अभी उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। अब यहाँ पे रस का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं? बताना है आप लोगों को, कमेंट करके बताइए कि रस के कितने अंग होते हैं। तो मेरे प्यारों इसका भी 4 ही होता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो मैक्सिमम आप लोगों का जो आंसर होता है, ठीक है, वो होता है आप लोगों का 4 ही। ठीक है, तो 4 ही पे आप लोगों को क्लिक करना अगर आप भूल जाते हो तो। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, देखो प्रश्न नंबर 13 यह है कि प्रति प्रति सुनी उकस सही अकुसाही देखी दशा हरिगन मुसुकाही में कौन सा रस है? देखो ये पंक्ति बहुत पॉपुलर पंक्ति है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इस पंक्ति में पूछ रहा है, एक बार मैं और पढ़ लेता हूँ कि प्रति प्रति सुनी उकसही अकुसाही देखी दशा हरिगन मुसुकाई। अब बताना है कि रस कौन सा है इसमें, करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है कि शांत रस है? ठीक है, क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रस है? हास्य रस है। तो जितने बच्चों ने बी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 14 देखो क्या है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20 कि 24 कि 28? बताइए, प्यारा प्रश्न है। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न नंबर 15, चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 यह है कि शोक विकल सब रोवही रानी, शोक विकल सब रोवही रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? देखो ये भी पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद होना चाहिए। बताओ कौन सा रस है? भयानक कि करुण कि विभत्त स्व कि भयानक? तो एक बात तो जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा ना तो इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि भयानक रस थोड़ी होता है, विभत्त से थोड़ी होता है भयानक। जब भी होगा तो करुण रस होगा, सिंपल। तो थोड़ा सा भी दिमाग काम करेगा ना तो इसका आंसर आप दे पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो देखो प्रश्न नंबर 15 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि जहां, देखो यह आप लोगों का परिभाषा ही पूछ दिया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए
वहां कौन सा अलंकार होता है बताओ। अनुप्रास अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कि रूपक अलंकार होता है, कि यमक अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह परिभाषा आप लोगों को याद होना चाहिए किसका है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। क्योंकि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वो कौन सा अलंकार कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, चलिए। और प्रश्न नंबर 17वां देखो, ये भी अब परिभाषा पे ही आ गया, कि जहां उपमेय में उपमान की निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए, वहां पे तो संभावना की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं होगा। अब बता रहा है तीनों में से रूपक अलंकार होगा, कि श्लेष अलंकार होगा, कि उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल आप जवाब दोगे कि रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है वो। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 18, देखिए प्रश्न नंबर 18 यह है कि रसों की संख्या है। अब यहाँ पे रसों की संख्या पूछ रहा है, कितने रस होते हैं बताइए, 7 होते हैं, कि 8 होते हैं, कि 9 होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रसों की संख्या पूछ रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसकी संख्या तो मैं आपको बताऊं, रस की टोटल संख्या कितनी होती है, तो वो 9 होती है। कितने रस होते हैं टोटल, 9 रस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एक प्रश्न इधर नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये बताना है। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अन लगा है, कि अनु लगा है, कि अ लगा है, कि आ। अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग जब भी आपसे पूछ देगा तो उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी वाचक शब्द में आगे जुड़कर उस वाक्य को पूरा करना, उस शब्द को बनाना। तो उपसर्ग हमेशा आगे ही लगा होता है। तो अनादर में आगे कौन लगा है, तो सिंपल आपको दिख रहा होगा, अन लगा है। ठीक है, अन प्लस आदर अनादर होगा। तो अन यहाँ पे योजक शब्द है, मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो देखो, 4 राहों का समूह का समास बनेगा। ठीक है, 4 राहों के समूह को हम क्या कहते हैं, 4 मार्ग कहते हैं, कि चौराहा कहते हैं, कि 4 राह कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो सिंपल है, 4 राहों के समूह को हम चौराहा कहते हैं। जहाँ पे चौराहा देखे होंगे ना, इस तरह चौराहा होता है, तो उसे बोलते हैं 4 राहों का समूह। तो 4 राहों के समूह को हम क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो जितने बच्चों ने बी दिया है, आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न में अगर आपसे पूछें, प्रश्न नंबर 21 क्या है, पूछा है कि बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। बताइए, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वारिद होगा, कि नीरज होगा, कि पंकज होगा, कि अंबुज होगा। देखो ये प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो सिंपल आप जवाब दोगे वारिद होगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो जितना अच्छे से आपको याद करना होगा याद कर लेना। ठीक है, लेकिन बादल का हमेशा पूछता है, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है। ठीक है, अभी 2022 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो यह प्रश्न, ये सभी प्रश्न याद होने चाहिए, बता देता हूँ, 100% लिखित के प्रश्न आने वाले हैं। बोला है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। देखिए जब संधि की बात आए, जब भी आपको क्वेश्चन संधि पूछे, तो एक ही संधि आपको 2023 में पढ़ना है। 2023 में एक ही संधि है, यड़ संधि। तो आंख बंद करके ही ना इस पे आपको ट्रिक करना है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि तो है ही नहीं, तो वहां से हम ऑप्शन कहाँ क्लिक करेंगे। एक ही संधि पढ़ना है, तो वो उसी संधि का हमें उदाहरण देगा। ठीक है, तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, यड़ संधि, सिंपल। तो जितने बच्चों ने ए दिया, आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए देखो, यह प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है, कि स्वागतम का संधि विग्रह होगा। अगर मैं स्वागतम का संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, सुधन आगतम होगा, कि स्वाधन आगतम होगा, कि सुधन गतम होगा, कि स्वधन आगतम होगा। तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग, कि स्वागतम का अगर संधि अगर हम विग्रह कर दें तो होगा सुधन आगतम होता है। क्या होता है, सुधन आगतम। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या 100% क्या है, सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं साइड करता हूं। अगर आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न देख लो, 24 क्या है, कि इत्यादि में कौन सी संधि। अब यहाँ पे पूछ रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है। अभी हमने बात किया आप लोगों के सामने, कि जब संधि के बाद आ जाए तो एक ही संधि पे आप लोग क्लिक करना है, यड़ संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि ये तो है ही नहीं, मात्र एक ही संधि पढ़ना है, तो यड़ ही संधि होगा। तो देखो संधि वाले तो प्रश्न गलती नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, उसी पे क्लिक ही करना है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं 25, देखो 25 क्या है, कह रहा है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। उपसर्ग का मतलब आगे, अगर मैं किसी शब्द में आगे अनु लगा दूं तो उसे कौन सा सही शब्द बनेगा, ये हमें चयनित करना है। ठीक है, देखो अनुभाव, की औनुचित्य, की अनाचार, की अनुचित। ठीक है, बताइए। तो देखो अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द जो बनेगा वो होता है अनुभाव। ठीक है, क्या होता है,
अनुभाव। तो 25 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया है समझ लीजिए कि आंसर उनका बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़े, अगला देखो 26 क्या है, आहट क्या है, आहट प्रत्यय युक्त शब्द है। देखो प्रत्यय आ गया, अभी उपसर्ग आ रहा था ना, प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है। ठीक है, तो आहट प्रत्यय युक्त शब्द कौन है, सजावट, थकावट, जगमगाहट की लिखावट। ठीक है, बताइए, सोच समझ के जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, तो देखो आहट किस में आ रहा है, जगमगाहट, जगमगाहट, आहट आ रहा है ना, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 का सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे अगर हम बढ़े, अगला देखो 27 क्या है, 27 है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगर गंगा यमुना का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस यमुना प्लस गंगा। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको योजक चिन्ह दे, देखिए गंगा और योजक चिन्ह फिर यमुना, तो योजक चिन्ह को जब हटाते हैं तो यहाँ पे हम और लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और। तो सिंपल जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो गंगा और योजक चिन्ह को हटाया तो हमने और लगाया, और यमुना को जस्ट हमने उतार दी, तो गंगा और यमुना होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। चलिए आगे बात करें 28, देखो क्या है, कह रहा है कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। कह रहा है कि जो हस धातु है उसका अगर मैं लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा होगा, हसामा होगा कि हसावा होगा कि हसामीय होगा कि असंति होगा। ठीक है, 28 का राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप यही होता है, हसामा होता है, हस धातु का। ठीक है, तो आप लोगों को धातु रूप भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से, तभी आप इन प्रश्नों का जवाब आप दे पाओगे। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द होता है। ठीक है, अच्छी शब्द का अगर तद्भव शब्द पूछ रहा है तो अच्छी का क्या होता है, आंख होता है कि कान होता है कि भाव होता है कि दांत। तो सिंपल कोई भी आपको जवाब दे देगा कि अच्छी शब्द का तद्भव आंख होता है, अच्छी का क्या होता है, आंख। ये आपका तत्सम है, अच्छी जो है वो तत्सम शब्द है और आंख जो है तद्भव शब्द है। अब देखो यहाँ पे तत्सम पूछ लिया है, देखो काज जो है तद्भव है, तो कह रहा है कि काज का तत्सम रूप क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा कि कर्म कहलाएगा कि छिद्र कहलाएगा कि श्रम कहलाएगा। तो काज काम सबको मालूम है, काज और काम, तो काज काम को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, तो काज शब्द का तत्सम क्या होगा, कार्य होगा। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताया, अगर इतना याद है ना तो समझ लीजिए व्याकरण आपके हाथ में है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना आप लोगों को है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सबसे ज्यादा हिंदी में जो महत्वपूर्ण है, इस बार सबसे ज्यादा अंक का जो आने वाला है वो है आप लोगों का निबंध। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, निबंध आप लोगों का 9 नंबर का इस बार आने वाला है और बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये निबंध याद कर लो। ठीक है, लेकिन कोई आपको इसका सोल्यूशन नहीं बताता है, सोल्यूशन बताता भी है तो इतना हार्ड बताएगा कि मालूम चलेगा कि किताब से भी हार्ड बता दिया। ठीक है, और देखिए कभी भी निबंध को याद नहीं किया जाता, कभी भी कोई ऐसा नहीं लड़का होगा जो पूरा हुबहू निबंध को याद कर ले जाकर वही लिख दे। ठीक है, मैं आप लोगों को आज महत्वपूर्ण 3 निबंध बताने वाला हूं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। और मैंने अपने मन से, किसी का मैंने बुक वगैरह कहीं से नहीं देखा है, अपने मन से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोगों को लिखना है, जिस प्रकार मैंने लिखा है। देखिए निबंध लिखने का तरीका एक ही होता है कि जैसे आप 16 फरवरी का पेपर है ना, आपको करना क्या है कि जैसे मैं 3 महत्वपूर्ण निबंध बता रहा हूँ, वो तीनों निबंध को बस एक बार आप पढ़ लो। एक बार जब पढ़ लोगे ना, तो जैसे प्रदूषण पे है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी हेडिंग हमें लिखना है और प्रदूषण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आपके दिमाग में जो फिट हो जाता है तो उसको आप लिख सकते हो। और जो चीज कभी आप पढ़े ही नहीं रहे होगे, अचानक आ जाएगी कि प्रदूषण पे लिखो, अब जानते ही नहीं रहोगे प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, अब होते भी हैं तो किस तरीके के प्रदूषण होते हैं, तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा। देखो एक पेपर मेरे पास है 2022 का, वाकई में कमाल का पेपर है, इसका सोल्यूशन भी मैं करा दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूं जो निबंध दिया है उससे बाहर एक निबंध नहीं आ सकता है। देखो एक आपका स्वच्छ भारत अभियान, एक विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक प्रदूषण की समस्या और समाधान, एक देश प्रेम, एक जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान। देखिए होता क्या है, आपको 5 निबंध दे दिया और इन पांचों में से मात्र एक ही आपको करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में 3 बता रहा हूँ, तो 3 मालूम रहेगा तो एक नहीं कर दोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 में से तीनों ना आए, तीनों में से एक तो आएगा और तीनों याद रहेगा तो एक तो कर ही दोगे।
तो देखो तीनों बताने वाला हूँ, एक स्वच्छ भारत अभियान वाला, एक विज्ञान वरदान अभिशाप और प्रदूषण की समस्या और समाधान। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लेकर आया हूँ, सेम ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है। और किस प्रकार लिखोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, कौन सी हेडिंग डालोगे, किस प्रकार लिखोगे, तो पूरे 9 में 9 नंबर मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मैं सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को प्रदूषण पे। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहे हो लगातार आप देख पा रहे हो 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा गया है। देखो होता क्या है, सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखने जाओ तो पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना डालना ही डालना है। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो पहली हेडिंग आपका प्रस्तावना देखेगा ही देखेगा। अगर आपको उसमें प्रस्तावना उसको नहीं दिखी तो आधे नंबर कटेंगे, इतना लिख लेना, क्योंकि उसको मालूम चलेगा कि आपने निबंध लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है, आपने गलत लिखा है। क्योंकि जिसको सही लिखने का तरीका मालूम है वो प्रस्तावना जरूर डालेगा, क्योंकि प्रस्तावना से ही स्टार्ट होते हैं। देखो कैसे लिखोगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। देखो कहीं किताबें नहीं मिलेगा, हमने अपने मन की बात वहां पे बयां कर दी है, लिख दी है। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप किसी चीज का रट्टा ना मारे, आप उसको खुद अपने भाषाओं में समझाएं। ठीक है, तो जिस प्रकार में लिखा होगा इस प्रकार आप लिखते हो तो तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। इससे ये हुआ है कि प्रस्तावना जैसे ही आप पढ़ोगे आपके दिमाग में मालूम चल गया होगा कि प्रस्तावना में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इन चीजों को, तो इससे आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। जैसे आप पढ़ोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो प्रस्तावना पहली हेडिंग अगर हो गई आपकी, तब जाके दूसरी हेडिंग आप तुरंत डालोगे प्रदूषण के प्रकार पे। ठीक है, देखो और लिखोगे प्रदूषण के प्रकार में कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। देखो अब आप सोचे कि सर इधर अंडरलाइन आपने किया ही है, तो इधर भी क्यों किया है? इधर आपको एग्जाम में नहीं करना है, इस साइड नहीं किया जाता। हमने तो इसलिए किया है कि ताकि मैं लिखूंगा छोटा तो आपको कैमरे में स्पष्ट दिख पाए, नहीं तो बड़ा बड़ा लिखने लगूंगा तो कैमरे में छोटा दिखने लगेगा। इसलिए मैं इधर भी लाइनिंग खींच दिया हूँ, आपको एग्जाम में लाइनिंग नहीं खींचना है। ठीक है, चलिए तो प्रदूषण के प्रकार आपने देख लिया। पहला हम हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण और लिखेंगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला क्या है, धुआं है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वह सबसे खतरनाक, वहां से इस प्रदूषण का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही कर रहा है कि मुख्य कारण तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला क्या है, धुआं है। जो कि वो धुआं जो केमिकल होता है जो सबसे हानिकारक होता है, वो आपके वायु में मिक्सर हो जाता है। उसके माध्यम से आप जब ऑक्सीजन लेते हैं आपके शरीर में जाता है तो आपको दूषित कर देता है, आपको रोगों से क्या कर देता है, ग्रसित कर देता है। तो वायु प्रदूषण फिर देखो हेडिंग डालेंगे। देखिए उसी के आगे आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण के कारण जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग जल प्रदूषण। इस तरह लिखेंगे कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। देखिए अपने भाषाओं में हमने लिखा है, आप भी अपने बनाकर अपने तरीके से लिख सकते हैं। हेडिंग आपका जल प्रदूषण होगा और अपने तरीके से जो भी आपका मन कर रहा है जो कि जल प्रदूषण से रिलेटेड है वो आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद मृदा प्रदूषण, या तुम जो मैं लिखा हूं इसी को याद कर सकते हो। मृदा प्रदूषण में मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं और यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसके मिलने पर यह होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण भी तीसरा हमने यहाँ पे अच्छे से व्यक्त कर दिया। इसके बाद हम चौथी हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण जो है किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। जैसे इस प्रदूषण से यह होता है कि मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है और कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर और मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकरों का जो कर्ण भेदक ध्वनि होता है उससे यह प्रदूषण होता है। कौन, ध्वनि प्रदूषण। तो देखो इतना छोटा छोटा हेडिंग बना के आपको लिखना है, ये नहीं कि एक हेडिंग बना दिया तो एक पेज लिख दिया, नहीं। देखिए हमने कितने कम भाषाओं में एक एक हेडिंग में यहाँ पे हमने व्यक्त किया, इसी प्रकार आपको व्यक्त करना है। जब आपने प्रदूषणों का प्रकार लिख दिया इसके बाद आप लिखोगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, कि प्रदूषण से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम कि प्रदूषण के कारण जो है कि मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हुआ है और प्रदूषण के कारण जो है मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है।
और प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है और कई तरह के जीव और जो प्रजातियां हैं प्रदूषण के कारण क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, यानी इसमें हमने प्रदूषण के दुष्परिणाम में हमने ये सारी चीजें इंक्लूड किया। इसके बाद हम लिखेंगे सुधार के उपाय, मतलब इसके कैसे हम सुधार कर सकते हैं। फिर लिखेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा और अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, पेड़ लगाना हमें चाहिए। ठीक है, पेड़ लगाना होना चाहिए। देखो हमने सुधार के उपाय लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए उसी में कुछ लाइन और आपको ऐड करना है, जैसे वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए और सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ क्या करना चाहिए, अभियान चलाने होंगे। अब लास्ट हेडिंग उपसंहार। देखिए होता क्या है कि जब भी निबंध आप लिखते हो तो पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए और लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए। अगर दोनों ये आपने अच्छे से लिख दिया तो इसी पे निर्धारित हो जाएगा और आपके नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हेडिंग मिस्टेक मत करना, चाहे आपको निबंध आए चाहे ना आए, पहला आपको प्रस्तावना डालना ही डालना है और लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार डालना ही है। चलिए उपसंहार में भी देख लेते हैं कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है और प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण का सुरक्षा करें। ठीक है, देखिए बस खत्म, इतना अगर आपने लिखा है समझिए कि आप लोगों को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रदूषण का भी समाप्त हो गया। अगर हम आगे बात करें और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो देखो अगली जो आप लोगों का है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख के लेकर आया है। देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, फिर वही सबसे पहले प्रस्तावना तो डालोगे ही डालोगे। देखो लिखेंगे प्रस्तावना में कि आज का जो युग है विज्ञान का युग है, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं विज्ञान की देन है। यह वस्तुएं जो है इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। जैसे छोटी सी सुई धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए कितना हमने अच्छे तरीके से प्रस्तावना को व्यक्त किया है। ठीक है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आप लोगों को कहीं भी देख सकते हैं ना, क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। ये जो मेरे मन में आया है वही हमने व्यक्त किया है। फिर अगली हेडिंग हमने बनाया है कि समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसका क्या है कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है, पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है, रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने अगली हेडिंग बनाई है यहाँ पे कि विज्ञान के प्रगति का आधार क्या है। फिर इसमें हमने लिखा है कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है और इस प्रगति का आधार है विज्ञान। ठीक है, तो ये विज्ञान की प्रगति का आधार हमने हेडिंग बना के इसमें व्यक्त किया। अगला हेडिंग हमने बहुत अच्छे से डाला है कि मनोरंजन और विज्ञान का क्या संबंध है। लिखेंगे कि आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। अगली हेडिंग हमने देखिए डाला है कि चिकित्सा और विज्ञान का क्या संबंध है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियां भी विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम
प्रमाण है। ठीक है, देखिए मेरे प्यार बच्चों, अगर इस प्रकार लिखते हो तो यह लग रहा है, कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको ये लगेगा कि लड़का अपने तरीके से मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है कि चिकित्सा और विज्ञान में क्या संबंध है। अन्यथा तो किताब में तो रट्टा मार, ठीक है, तो समझ जाएगा। अगर आपने किताब को हूबहू भी रट्टा मार के लिख दिया ना, तो उसको ये लगेगा कि कहीं से नकल किया है, चाहे इसको कोई लिखवाया है, तो उतने मार्क्स नहीं देगा आप लोगों को। और इस प्रकार के जब वो व्यक्त करेगा, उन चीजों को पढ़ेगा, तो ये कॉपी जो है आपकी सबसे अलग दिखेगी, क्योंकि इस प्रकार का कोई लिखा ही नहीं होगा। हाँ, जो लोग मेरी वीडियो देखे होंगे वो लिख लेंगे। चलिए आगे लिखेंगे इसके। देखिए अगली हेडिंग हमने बनाया है कि विज्ञान का लाभ क्या है। लिखिए, इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का ही एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष भी है विज्ञान। ठीक है, देखिए आगे, यह हो गया ना विज्ञान का लाभ। देखो दो हेडिंग हमने और व्यक्त किया है। एक विज्ञान विनाश के कारण, कि विज्ञान का विनाश भी है। ठीक है, क्या है देखिए, विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है, जैसे अणु बम हुआ, नायाक बम हुआ आदि। विवश मचा देने वाले ये अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान भी मिट जाएगा, समझ लीजिए। फिर लास्ट हेडिंग वही उपसंहार। उपसंहार बिना तो नंबर ही नहीं मिलने वाले हैं। देखिए उपसंहार को हमने लिखा है कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति का कल्याण, यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। देखिए कितना अच्छे से हमने व्यक्त किया है। तो देखिए विज्ञान का यहाँ से संपूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक और निबंध आपको बताऊंगा स्वच्छ भारत अभियान का। ये तीनों अगर निबंध आपको याद है तो दुनिया की ताकत आपको नहीं रोकेगी 16 फरवरी को 9 नंबर लेने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए, स्वच्छ भारत अभियान। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर प्रस्तावना से स्टार्ट होगा चीजें, कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विनाश होता है। अरे सॉरी, विनाश कह रहा हूँ, निवास होता है। ठीक है, स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा, जो आज क्या हो रहा है, साकार हो रहा है। देखिए प्रस्तावना को हमने कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, मिलेगा आपको, किसी किताब में नहीं आप लोगों को मिलेगा। एग्जामिनर यही चाहता है, ठीक है, कि आप सबसे भिन्न प्रकार से और सबसे अलग प्रकार से अपनी निबंध लिखो। ठीक है, देखो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमने हेडिंग बनाई है और इसमें हम लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का जो शुभारंभ हुआ वो 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था। ठीक है, ये हमने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हेडिंग डाल के हमने डिफाइन किया कि उसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए फिर हमने लिखा यहाँ पे, और उसी दिन उसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम अब सभी यही सोचते हैं कि हम अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगा कर की थी। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को डिफाइन करना है। यहाँ तक हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए लास्ट हेडिंग हमने बना दिया उपसंहार, और उपसंहार में हमने लिखा, हालांकि इस अभियान की जो कार्य अवधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समाप्त हो गया मेरे प्यारों। जो तीनों निबंध को हमने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया और इतने अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, इसी प्रकार आपको लिखना है, पूरे के पूरे अंक अगर आपको लेने होंगे तो ये तीनों बहुत सरल शब्दों में, अगर एक बार जो वीडियो देखा भी होगा तो उसके दिमाग में सब कुछ मालूम चल गया होगा कि इस प्रकार हमें निबंध को लिखना है। तो मेरे प्यारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बताने वाला हूँ, आप लोग महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी के, और महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। और आपको मालूम है कि महत्वपूर्ण गद्यांश, जो गद्यांश आपके पेपर में 6 नंबर के लिए आएगा, और पद्यांश भी टोटल 6 नंबर का, तो 12 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो गया। ठीक है, और वो भी मैं दो बताने वाला हूँ, 2 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ और 2 महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। तो ये तो हिंदी के रहा। संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश आता है। देखिए संस्कृत का गद्यांश जो आता है ये भी आप लोगों का 6 नंबर के लिए आता है, और संस्कृत का पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर के आता है। ठीक है, तो 12 नंबर यहाँ से भी तैयार हो गया संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से, तो टोटल 24 नंबर तो ऐसे ही आप पास हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जीवन परिचय लेखक का और जीवन परिचय कवि का, तो लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर का, तो टोटल 10 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो 24 10 34 नंबर। श्लोक अगर हम बात करें तो श्लोक आपका 2 नंबर के लिए आता है। ठीक है, और निबंध अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है जो कि 9 नंबर के लिए आता है, तो 9 2 11, तो 34 और 11 अगर जोड़ोगे तो टोटल 45 नंबर तो आज की ही वीडियो से आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखते हैं, जिसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे हिंदी के, तब जाके संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले गद्यांश स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके जाना है इस गद्यांश को। कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम पुरुष से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो ये जो आप लोगों का गद्यांश जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो यह आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसके नीचे प्रश्न पूछा रहेगा जिससे उत्तर आपको देना पड़ेगा। देखिए प्रश्न पूछा है क्या, पहला तो प्रश्न ये पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या होता है, चैप्टर का नाम और उसके लेखक कौन है, बस यही 2 चीज लिखना होता है, संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जहां जहां अंडरलाइन किया गया है, तो एक तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, यहाँ से लेकर उत्साहित करेंगे, तो ये तो प्रथम रेखांकित अंश हो गया। और एक रेखांकित अंश यहाँ से दिया है 2, सच्चा मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता होती है और यहाँ तक पुरुष को करना चाहिए। तो 2 यहाँ पे रेखांकित अंश हैं, उन दोनों की व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो सब प्रश्न हमसे पूछा है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, या तो हमें इसी प्रश्नों का कभी कभी इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, या तो इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो चलिए सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर देना जा रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए संदर्भ लिखते हैं। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, इसको देखिए संदर्भ।
तो हेडिंग डालोगे आप संदर्भ, और संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब कि इसे कौन लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है? अवतरित, मतलब मित्रता नामक से यह गद्यांश लिया गया है। तो यही चीज बताया हूँ कि आपको पाठ का नाम और इसको कौन लिखे हैं, बस यही दो चीज हम लोग को इंक्लूड होना होता है, ठीक है। संदर्भ में पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये होता है संदर्भ लिखने का तरीका। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा था, तो यहाँ पे दो है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रथम मतलब यहाँ तक, एक बार पढ़ लेते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्याख्या। पहला, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखोगे कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह, मतलब जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। देखिए, इनका कहने का मतलब ये चीज है, जिस प्रकार अच्छी दवाई, अच्छी औषध मतलब अच्छी दवाई आपके शरीर में, आपको अच्छी दवा लेने से आपके शरीर में कोई भी रोग होता है उसको दूर कर देता हो दवाई, उसी प्रकार सच्चा मित्र आपके होना चाहिए। ठीक है, जो आपको सारे दुखों को हर ले। वही कह रहे हैं कि बचाकर स्वस्थ बना देती है। उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र, देखिए उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। उसी प्रकार अगर अच्छा मित्र है तो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा और आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। देखिए, अच्छा मित्र का मतलब ये होता है कि आपके जीवन को हमेशा उत्तम कार्यों की ओर लगाएगा, मतलब अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करेगा और आपके दिमाग में जो भी बुरे विचार होंगे उसको दूर करेगा। बुराइयों और गलतियों से हमें क्या करता है? बचाता रहेगा। हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेगा? विकसित करेगा। हमारे अंदर जो भी प्रेम की भावना है, जो भी मर्यादा है, उसको विकसित करने का प्रयास करेगा हमारा सच्चा मित्र। उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, उसमें किसी भी तरीके की कमी आने नहीं देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसको हटाकर सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने का प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी, मतलब जब भी कोई हम उद्देश्य बनाए हैं और वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है तो उसके प्रति हमें निराशा अगर होगी, तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्य के प्रति हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो अच्छा मित्र रहेगा तो वह हमें क्या करेगा? उसको आशा की ओर संचार करेगा और अच्छे कार्यों के प्रति हमारा क्या बढ़ाएगा? उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जो विश्वासीय मित्र होता है हमें गरिमा से जीवनयान करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करता है, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। तो यह तो था प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। अब अगली हेडिंग आएगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। और द्वितीय रेखांकित अंश क्या था? तो यहाँ से था, यहाँ से कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। अब इसका हम लोग देखेंगे व्याख्या। तो देखिए, हेडिंग डाल दिए हम लोग, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा देता है। जैसे कुशल वैद्य मतलब कि कोई कुशल डॉक्टर जो है, कुशल वैद्य जो पहले वैद्य आते थे, वो आपकी नाड़ी मतलब कि आपके पेट में के बीच जो होता है उसको देखकर वो रोग का पता लगा देते कि आपके अंदर कौन सा रोग है। उसी प्रकार सच्चा मित्र जो है हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या हमारे अंदर दोष है, उससे आपका परख लेगा। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, जिस प्रकार अगर आपकी अच्छी माता है तो देखते हैं आपकी अच्छी माता बहुत से बड़े कष्ट में रहेंगी तब भी उसको सहकर आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगी।
उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता चलेगा। मतलब कुमार्ग मतलब गलत रास्ते से हटाकर आपको सही रास्ते पर ले चलेगा। अतः ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर कहाँ ले जाएगा, सुमार्ग की ओर ले जाएगा, मतलब अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। गलत रास्तों से हटाकर हमें अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। हमें ऐसे मित्र खोजना चाहिए, चाहे ऐसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। तो यह था रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हमने प्रथम और द्वितीय दोनों रेखांकित अंश का व्याख्या कर दिया। पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब स वाला प्रश्न, स वाला में दो प्रश्न दिया। पहला तो ये दिया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो उसका आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहला कि व्यक्ति को जो अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे। मतलब हमें अपने मित्र से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे। उत्तम मतलब अच्छा कार्य होता है। मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, मतलब अच्छा मित्र हमें मन में अच्छे विचारों उत्पन्न करेंगे, गलत नहीं। बुराइयों और गलतियों से उन्हें क्या करेंगे, बचाएंगे। सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने की क्या देंगे, प्रेरणा देंगे। तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। निरुत्साही मतलब कि दुखी होने पे हमें उत्साहित करेंगे। ऐसे मित्र हमें होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने मित्रों से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का स का पहला पद। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। अब इसका उत्तर देखने वाले हैं, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो उसका हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें क्या करे, उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा। जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से क्या करेगा, हमें बचाएगा। हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा। और बुरे मार्ग पर चलने से क्या करेगा, हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। ठीक है, तो देखिए एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हो, जिनके अंदर ये गुण होंगे उन्हें आप सच्चा मित्र कह सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, ये पहला आप लोगों का जो गद्यांश है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक भी पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, इतना अच्छे से हमने बताया है। एग्जाम में आ जाएगा तो कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। चलिए, तो ये तो आप लोगों का पहला गद्यांश था ना। अब हम दूसरा गद्यांश देखेंगे और उसको समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा एक आप लोगों का गद्यांश जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को तैयार करना है। क्या है, पढ़ता हूँ। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो यह जो आप लोगों का गद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे भी आप लोगों को प्रश्न पूछा है। पहला वही गद्यांश का संदर्भ लिखिए, अथवा कभी कभी इस तरह पूछ लेता है कि पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो वही चीज तो होता है, पाठ और लेखक का नाम अगर लिख दोगे तो वही तो संदर्भ बन जाता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया है इस गद्यांश में, यहाँ से इन विभिन्नताओं को देखकर, यहाँ से लेकर देखने में आएगी, तो इनकी रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी होगी। इसके बाद स में दो प्रश्न पूछा है। पहला कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, और दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, संदर्भ लिखने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक है, इस तरह। नहीं तो उसमें अथवा करके पूछा था कि पाठ का नाम, तो पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे भी लिखोगे तो मिल जाएगा आपको पूरे के पूरे नंबर। ठीक है, हालांकि उसमें पूछा था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए, नहीं पूछेगा तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा पूरा
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नागपुर निबंध से क्या है, अवतरित है। ये तो संदर्भ है, लिखने का यही तरीका होता है। चलो अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आप हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले उस लाइन को पढ़ लेते हैं जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो अंडरलाइन यहाँ किया गया है कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। ठीक है, अब इसका हमें व्याख्या देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं व्याख्या बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आपने डाल दिया, लिखेंगे उसमें कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के जो वासी हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूपों से अनभिज्ञ हैं, ठीक है, यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर जो दूसरे देश के व्यक्ति हैं वो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, मतलब अनजान हैं। वो घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि यह भारत तो एक ऐसा देश है, कह जाते हैं कि भारत तो एक ऐसा देश है ही नहीं, अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। कह रहे हैं कि जो अनेक देशों के लोग होते हैं वो भारत के जो मौलिक स्वरूप है उसके अनभिज्ञ होते हैं। उनको मौलिक स्वरूप उनको मालूम नहीं होता है भारत के, और वह तुरंत कह बैठते हैं कि यह भारत एक ऐसा देश ही नहीं है, यह तो अनेक देशों का क्या है, समूह है। यहाँ के जो निवासी एक भी किसी जाति के नहीं हैं, अपितु भिन्न भिन्न अलग अलग जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस तरह के ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं। दूसरा व्यक्ति अंदर से तो देखता नहीं, आपको सतही दृष्टि से देखता है, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा विभिन्नता ही और अनेकता ही दिखाई देगी। ठीक है, जो हम लोगों को अच्छे तरीके से नहीं जानते, ऊपर से ही देख के हमारी गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो यह था रेखांकित अंश की व्याख्या। पूरा अच्छे से नोट कर लो, हमने बहुत अच्छे डिटेल में आप लोगों को समझाया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न जो पूछा था स वाला प्रश्न है, इसको मैं हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। स वाला प्रश्न में यह है कि प्रस्तुत गद्यांश मतलब गद्योतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या लेखक कहना चाहता है। तो लिखेंगे उत्तर, देखिए स का पहला में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक जो है भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है। ठीक है, इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की क्या है, भावना झलकता है। ठीक है, या भावना झलकती है। तो क्लियर हो गया ना, ये यहाँ तक उत्तर हो जाएगा स का पहला, कि गद्य अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता था। दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। भारत की जो बोलियां हैं उनके संप्रदाय हैं उनके संबंध में क्या बताया गया है। तो लिखेंगे यहाँ दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों मतलब अलग अलग प्रांतों, भिन्न भिन्न जनपदों, अलग अलग जनपद अथवा भिन्न भिन्न गांव में बोले जाने वाली बोलियां की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस मातृभूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों की भी भिन्न भिन्न संप्रदायों की गणना करना भी क्या है, उसे निश्चित करना भी आसान काम नहीं है, मतलब वो भी कठिन ही है। आप उसके अलग अलग धर्मों और अलग अलग संप्रदायों की गणना नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब हमने आंसर बता दिया आप लोगों को। बस ये आप लोगों को इस जो आप लोगों का गद्यांश इसको तैयार करके जाना है। एक बार गद्यांश को और दिखाना चाहूंगा। ये तो प्रश्न उसके थे और यह गद्यांश था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप अच्छे तरीके से नोट कर लो इसको। चलो तो देखिए 2 गद्यांश हमने बता दिया और यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम पद्यांश देखने वाले हैं। ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए आता है, तो उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं, जो कि पद्यांश आप लोगों को तैयार करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश ये बताने वाला हूँ।
कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसके भी नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए क्या क्या। प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहता है। और तीसरा प्रश्न यह है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। चौथा यह है कि चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे हम लोग डिटेल में। सबसे पहले हम लोग जो ये आप लोगों का पद्यांश उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसका हम पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करेंगे और काव्यगत संदर्भ भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पहला संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में लिखोगे यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक से क्या है अवतरित है। सूरदास लिखे हैं सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में क्या है संकलित है। ये संदर्भ के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए इसमें प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि जो आप लोगों का यह पद्यांश था चरण कमल बंदो हरिराई में, उस पूरे पद्यांश में किसकी बात हो रही है एक छोटे से 2 लाइनों में बताइए, उसको प्रसंग बोलते हैं। तो प्रसंग हेडिंग डालोगे, लिखोगे इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मतलब इस पूरे पद्यांश में सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या, क्योंकि उसमें बोला है कि ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या। तो अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या। इसके लिखेंगे इसमें व्याख्या में कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही क्या है व्यापक है। ठीक है, इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक है और इनकी कृपया हो जाने पर, लिखेंगे कि इनको हटा देता हूँ, इनकी कृपया हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को क्या करता है लांग लेता है। अगर श्री कृष्ण की जो पैरों की अगर कृपया हो गई, उनकी चरणों की कृपया अगर हो गई आपके ऊपर, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को भी कुछ सब कुछ क्या होने लगता है दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो भी सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाएगी तो हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए कितना अच्छा उन्होंने व्याख्या किया है। उन्होंने बस ये कहा है उनके चरणों की कृपया अगर आपके ऊपर हो जा रही है तो अगर आप लंगड़े व्यक्ति भी हैं तो आप पर्वतों को लांग जाएंगे। ठीक है, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ये वो कह रहे हैं। गूंगा व्यक्ति तो बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति तो सुनने लगता है। कोई दरिद्र व्यक्ति एकदम है, अगर उनपे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अगर कृपया हो जा रही है तो वह राज छत्र धारण कर ठीक है राज छत्र धारण कर लेता है। और ऐसे ही दयालु श्री कृष्ण की चरणों की जो सूरदास जी हैं वो वहां पे उनकी बार बार वंदना कर रहे हैं। तो यह था इसकी व्याख्या। उसमें एक लाइन और बोला था उसमें कि व्याख्या तो करनी ही है, व्याख्या तथा काव्यगत संदर्भ भी लिखना है। तो चलो काव्यगत संदर्भ हेडिंग डालोगे, लिखोगे काव्यगत संदर्भ में पहला पॉइंट आपका यह रहेगा कि श्री कृष्ण की चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति अभाव क्या है जो अनुकरणीय है। देखिए इस पूरे के पूरे पद्यांश की बता रहा हूँ कि पूरे के पूरे पद्यांश में भाषा कौन सी यूज की गई है, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद की अगर हम बात करें तो गेय पद छंद का प्रयोग किया गया है। रस जो है भक्ति रस का, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण जो है प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर हम बात करें तो चरण कमल में रूपक पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनियंत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो पहला प्रश्न अब जाके कंप्लीट हुआ। ससंदर्भ भी हमने देखा, उसकी व्याख्या भी देखा हमने, काव्य सौंदर्य भी देखा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछ लिया है कि कवि सूरदास जो हैं भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। चलिए तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप लोग नोट कीजिए। देखिए दूसरा बनाया हुआ ना यहाँ पे,
चलिए लिखेंगे कि कवि सूरदास जो है श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि आपके चरण जो हैं कमल के समान, ठीक है, कमल के फूल के समान कोमल है। जिस प्रकार कमल का फूल कोमल होता है, उसी प्रकार आपके चरण भी कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब कठिन से कठिन काम भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि सूरदास जो हैं बार बार वंदना करते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि सूरदास जो हैं कवि उनके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना क्यों करते हैं। तो क्लियर हो गया ना कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, पूरा हमने लिखा दिया। तीसरा यह है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो सिंपल है उसका, आप लिखोगे कि सूरदास स्वामी में जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है। और चौथा प्रश्न ये हमसे पूछ लिया कि चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। चरण और सब शब्दों के तत्सम रूप, देखो एक तो चरण शब्द है, एक आपका सब, ठीक है, तो तद्भव दिया, इसके तत्सम रूप क्या होंगे। देखो चरण का तत्सम होगा चरण और सब का होगा सर्व, ठीक है, तो इसके हमने तत्सम रूप भी बता दिया। अब जाके ये कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों का पहला पद्यांश था, ठीक है, पहला पद्यांश। अब हम दूसरा पद्यांश देखने वाले हैं। दोनों पद्यांश आपको एकदम पूरा रटा होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा आप लोगों का पद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि बुरो बुराई जो तजे, तो चीतू खरो डरातू, ज्यो निकलंकु मयंकु लखी गयने लोक उत्पातु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करना है, ये जो आप लोगों का पद्यांश है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसको देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसके नीचे भी आप लोगों को प्रश्न पूछा है, जैसे प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ लिखिए। तो इसका भी हम लोग ससंदर्भ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, फिर काव्यगत संदर्भ लिखेंगे, जैसे हमने पहला देखा अभी जस्ट। इसके बाद दूसरा कि यह दोहा किसका परिचायक है, भी बताना है। तीसरा यह है कि जो निकलंकु मयंकु लखी से क्या तात्पर्य है, और मयंकु एवं निकलंकु का अर्थ बताइए। ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ससंदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा संदर्भ, और संदर्भ में लिखोगे कि जो प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से अवतरित है। कौन लिखे हैं, बिहारी लाल, ठीक है। और बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित किस शीर्षक से, तो नीति शीर्षक से क्या है, अवतरित है। बस इतना ही पॉइंट लिखना है, संदर्भ क्लियर हो जाएगा। प्रसंग का मतलब तो समझाती हूँ कि प्रसंग मतलब होता क्या है। प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना क्या होती है, बनी रहती है। कह रहा है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपनी दुष्टता छोड़ देगा तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें अमंगल संभावना बनी रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बड़ी संभावना होने वाली है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या देखिए, ये पूरे के पूरे पद्यांश से पद्यांश को एक बार पढ़ लो, इसके बाद उसी का हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। और यहाँ हेडिंग डालोगे व्याख्या में, और व्याख्या में लिखोगे कि कवियर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति जो है सहसा अपनी दुष्टता छोड़ अच्छा व्यवहार करने लगे, तो कह रहा है कि कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है और दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपना दुष्टता छोड़ देगा और अच्छा व्यवहार करने लगेगा, तो उससे चित्त, आप लिखोगे उससे चित्त, देखिए उससे चित्त, अब देखिए आगे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, भयभीत होने लगता है, क्योंकि जो पेज हमने लिख के लेके आया था वो पेज मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लो ना। उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है, जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं, ठीक है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है, ठीक है। जो बोला हूँ उसको बस लिख देना, व्याख्या कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यह दोहा किसका परिचायक है, इसका उत्तर देंगे हम लोग। ये जो दोहा है किसका परिचायक है,
चलो आप लोगों को दिखाई देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा यही है। एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ तक लिखे थे ना, यहाँ तक था कि यहाँ तक व्याख्या पूरा ही लिख लो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, लो नोट कर लो। कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक व्यभित होने लगता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग को जो है अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट जो व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है। बस काव्यगत, चलो इसी से पढ़ा देता हूँ। काव्यगत संदर्भ देखो, काव्यगत संदर्भ में लिखोगे पहला कि ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देने से जो संसार में उपद्रव की आशंका होने लगती है। ठीक है। दूसरा यह है कि दुष्ट व्यक्ति के अच्छा व्यवहार करने पर भी उससे सावधान रहना चाहिए। अगर दुष्ट व्यक्ति अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे बहुत ही ज्यादा सावधान होना चाहिए। तो बताइए इस पद्यांश में भाषा कौन सा व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली की अगर हम बात करें तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। रस की अगर हम बात करें तो शांत रस का। छंद की बात करेंगे तो दोहा छंद। अलंकार इसमें देखो बुरो बुराई में अनुप्रास अलंकार तथा चंद्रमा का उदाहरण देने में दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। गुड़ प्रसाद गुड़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा था इसमें कि यह दोहा किसका परिचायक है। यह दोहा किसका परिचायक है, तो आप लिखोगे कि यह दोहा कवि बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। सिंपल। तीसरा प्रश्न यह है कि ज्यो निकलंकु मयंकु लखी से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखोगे कि प्रश्न में उल्लिखित पंक्ति में यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार जो है चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एक दुष्टता छोड़ना भी क्या है, असंभव है। और एक प्रश्न और पूछा है कि मयंकु और निकलंकु का अर्थ बताइए। देखिए मयंकु मतलब होता है चंद्रमा, निकलंकु मतलब होता है कलंक रहित। बस क्लियर हो गया। तो यह आप लोगों का जो पद्यांश है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ो, एक पॉइंट आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। तो यह था पद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हिंदी के गद्यांश, हिंदी के पद्यांश 12 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश। तो पहले हम लोग संस्कृत का गद्यांश देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करके जाना है। क्या है, पढ़ता हूँ। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृता भाष्य केंद्रमस्ति ईत एवं संस्कृतवाडमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्थित मुंगल युवराज दारासिको आत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया कारितः। ठीक है। तो ये जो आप लोगों का संस्कृत का जो गद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तय करना है, सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक है। देखो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये तो सिंपल होता है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है, अवतरित है। वाराणसी पाठ से क्या है, यह आप लोगों का अवतरित है यह गद्यांश। देखो प्रसंग में यहाँ पे पूर्वोक्त लिखा है, प्रसंग में आप लोग लिख देना, मैं पढ़ दे। प्रसंग में लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में और उसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है, प्रसंग में आप लिखोगे। अनुवाद देखो, अनुवाद में लिखोगे आप कि यह नगरी, जो उसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं, लिखोगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रमस्ति है। मतलब यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह क्या है, फैला है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, भारतीय शास्त्रों का यहाँ पे अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था, वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, वहां पे उपनिषदों का जो अनुवाद था उसने किसमें भाषा में, फारसी भाषा में करवाया। बस इतना ही अनुवाद आपको लिखना है, बस क्लियर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसमें तो आप लोग ना 6 नंबर तो फ्री में उठा ले जाओगे। समझ लो, थोड़ा सा मेहनत करोगे, 1-2 बार इसको देख लोगे तो 6 नंबर क्लियर है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का पहला गद्यांश था। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करके जाना है। चलिए गद्यांश हो गया।
अब मैं पद्यांश बताने वाला हूँ, जो पद्यांश आप लोग संस्कृत के पद्यांश जो कि आप लोगों को याद करके जाने हैं। ये आपको संस्कृत का पद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरणम मंडल यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिन यत्र कौशेय साकाशी केनमीयते। ये जो आप लोगों का पद्यांश है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है अवतरित है। देखिए वाराणसी पाठ का अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, गद्यांश बताया, और ये वाराणसी चैप्टर का ही आप लोगों का पद्यांश है। देखो प्रसंग में लिखोगे कि इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो अनुवाद में लिखोगे कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिन मतलब लंगोटी होता है, उसकी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है बताइए। अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती है। बस ये आप लोगों का अनुवाद है। बस 5 नंबर आप लोगों का यहाँ से हो गया बिल्कुल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो यह था आप लोगों का गद्यांश और यह था आप लोगों का पद्यांश। अब हम देखने वाले, देखो अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों का गद्यांश क्लियर, पद्यांश क्लियर, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के भी क्लियर। अब जीवन परिचय देखने वाले लेखक के और कवि के। तो पहले लेखक के जीवन परिचय देखते हैं, फिर कवि के देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए जीवन परिचय हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि लेखक हैं। उनका जीवन परिचय देखने वाले बहुत आसान शब्दों में लिख के लेके आया हूँ, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे इसमें कि बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुगनी साहू नामक प्रख्यात थे। के जो देवी प्रसाद, उनका पिता का नाम पूरा था श्री देवी प्रसाद साहू सुगनी साहू के नामक से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। ठीक है, समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का जो प्रारंभ है घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब स्वयं पढ़ाई करके किया उन्होंने। कुछ समय के लिए वो जो स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया उनका, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया उनकी कुछ रचनाओं पर प्रतिभासित होती हैं। और टीबी मतलब यक्ष्मा मतलब टीबी रोग के कारण प्रसाद जी का जो देहांत है वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। बस देखिए कितना शॉर्टकट है, कितना सिंपल वे में मैंने लिखा है। हाँ रचना लिखना पड़ेगा क्योंकि रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है। रचना में जैसे रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये आप लोगों का जीवन परिचय था कवि किनके, जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग लेखक जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग कवि का देखेंगे जीवन परिचय, और कवि के जीवन परिचय में लिखेंगे सूरदास का जीवन परिचय। और सूरदास का जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे, इनका भी बहुत आसान शब्दों में लिख कर लेके आया हूँ। आप लिखोगे कि सूरदास का जन्म जो है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रून कता नामक ग्राम में वैशाख सुदी 1478 ईस्वी में हुआ था। और विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है, मतलब कि जो बड़े बड़े विद्वान में उनमें मतभेद था कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी कदापि संभव नहीं हो सकता। मतलब उनका कहना कि ये मतलब है कि सूरदास को जो पद उन्होंने दिया है उस पद में जिस प्रकार स्वाभाविक चित्रण मिलता है वो कभी कोई अंधा व्यक्ति उस प्रकार का वर्णन कर ही नहीं सकता है। फिर लिखेंगे जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास शाश्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का उन्होंने अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त तो हो गए। गौ घाट पर रहने वाले थे। वल्लभाचार्य को उन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनमें श्री कृष्ण का छंदबद्ध करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है, और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के
मंदिर में वो क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे। मंदिर के बाद यहाँ पे लिखना कीर्तन करने लगे और कीर्तन के रूप में वहां पे रख लिए गए, मतलब वहां पे रख के कीर्तन करने लगे। सूरदास जी का अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी जो मृत्यु हुई पारसौली ग्राम में 1543 ईस्वी के आसपास हुई। इनकी जो रचना है सुर सरावली और साहित्य लहरी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रचना आप लोगों को याद करना है। तो यह आपने देखा कि हमने यहाँ पे आप लोगों को जीवन परिचय, कवि और लेखक का भी बता दिया, जो कि 5-5 नंबर 10 नंबर तो जीवन परिचय से ही आप लोगों को तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जीवन परिचय क्लियर हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण अब मैं आप लोगों को देखिए आपको श्लोक बता देता हूँ। एक श्लोक 2 नंबर के लिए आता है, इस श्लोक को आप लोग पढ़ लेना, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बहुत सिंपल आप लोगों का श्लोक है, इसको याद कर लेना। जब भी श्लोक पूछेगा इसको लिख लेना, 2 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे जाने वाले हैं, जो कि निबंध है। 9 नंबर के लिए निबंध पूछा जाता है, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग निबंध देखने वाले हैं। आज हम निबंध देखेंगे भ्रष्टाचार कारण और निवारण पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है भ्रष्टाचार पे। प्रदूषण का हमने करा दिया, अगले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये नया टॉपिक में लेके आया हूँ, भ्रष्टाचार कारण और निवारण। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे इसमें कि आजकल के समय में भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर क्या है, असंभव हो पा रहा है। ठीक है, ये प्रस्तावना में आप बहुत अच्छे हेडिंग डाल के लिखोगे। फिर हेडिंग डालोगे भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। देखो, भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है। अर्थात अगर हम बात करें, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा ही लोगों को धोखा देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब ये चीज होता है कि भ्रष्ट व्यक्ति का मतलब ये है कि अपने स्वभाव के लिए, अपने आचरण के लिए, अपने काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को झूठी बातों को धोखा देना, मतलब झूठी बातें बताकर उसको धोखा देना, तो इस व्यक्ति को हम लोग भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति से दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपस में क्या करवाता है, झगड़ा करवाता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आपस में झगड़ा करवाने को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर अगली तीसरी हेडिंग रहेगी आप लोगों की भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। इसमें लिखोगे आप लोग कि भारत में भ्रष्टाचार जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जिससे कि देश के विकास में सहयोग देने के बजाय देश को लूटने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये आप लोगों का भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार में हेडिंग डाल देना। देखिए कितना सिंपल से लिख के आया हूँ, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी भ्रष्टाचार के कारण। अगली हेडिंग रहेगी भ्रष्टाचार के कारण। लिखोगे भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण है कौन कौन। पहला तो चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना, फिर शिक्षा का गिरता स्तर, फिर चलचित्र, दूरदर्शन, भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, उच्च जीवन स्तर की लालसा, ये सभी भ्रष्टाचार के कारण हैं। ठीक है, नोट्स बना लेना एक एक पॉइंट का। इसके बाद भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय क्या है वो देखने वाले हैं, जिसमें से पहला आपका हेडिंग रहेगा उच्च शिक्षा का प्रसार। देखिए यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि हमें अपनी जो शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, मतलब बढ़ावा देना होगा, जिससे कि सोचने समझने की क्षमता में विस्तार हो सके। देखिए भ्रष्टाचार को तभी दूर कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा, आपकी शिक्षा में विकास होगा, तभी आप भ्रष्टाचार को नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और दूसरा ये कारण है कि समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करना। देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो समाज कल्याण की जो संस्थाओं पर बल देना होगा हमें। तीसरी हेडिंग आप डालोगे प्रशासकीय सुधार। लिखोगे कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासकीय सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जो लोग भी रिश्वत लेते हैं उनको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। यह है प्रशासकीय सुधार। चौथा डालोगे दंड व्यवस्था में सुधार। लिखोगे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाएं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तब जाके लास्ट हेडिंग में लिखोगे उपसंहार। लिखोगे उपसंहार में अतः भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने पूरा का पूरा चीजें क्लियर कर दिया। महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के भी, लेखक और कवि के जीवन परिचय भी बता दिया, श्लोक भी बता दिया, निबंध भी बता दिया। मतलब 45 नंबर आज की वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार 95% पार है, 100%। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।